पूर्व प्रत्याशी नरवाना विधानसभा आपके बीच में है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए सीधे उनको आमंत्रित करता हूं, वो आए और आपको संबोधित करें। आदरणीय डॉक्टर अनिल रंगा जी। ये साथी जो बरामदा में है ना, सामने चेयर खाली है, आई कांटेक्ट होगा, इंटरेक्शन, प्लीज आ जाओ उठ के। साथी जितने भी बैठे हैं बरामदा में, सामने चेयर खाली है, प्लीज आ जाओ। आमने सामने बात होगी। सर्वप्रथम भारतीय संविधान के निर्माता करोड़ों करोड़ों लोगों को इंसान बनाने वाले, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, वो भारत का संविधान नहीं था, हमारी तकदीर लिखी थी। उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी और आज इस गुरु घर में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज, उनके चरणों में भी कोटि कोटि वंदन अरदास करते हुए और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की लड़ाई लड़ने वाले, जिन्होंने सबसे पहले स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी, महात्मा ज्योतिबा फुले जी, और घर घर में नेता पैदा करने वाले, हमारा समाज को शासक बनने की प्रेरणा देने वाले मान्यवर साहब कांशीराम जी, उनके चरणों में भी कोटि कोटि वंदन करता हूं। और उन्हीं से प्रेरणा लेकर के बाम सेफ के आंदोलन से निकली और हमारा समाज ने साबित किया कि महापुरुषों के आंदोलन से हम सत्ता तक पहुंच सकते हैं। उसी आंदोलन से निकली बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए और उनसे प्रेरणा लेते हुए कि जिस प्रकार उन लोगों ने उत्तर प्रदेश को संभाला, हरियाणा के लोग भी मान्यवर साहब कांशीराम, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, गुरु रविदास जी महाराज, संत कबीरदास जी, दीना बाना जी, उन सबको मानते हुए और हरियाणा के लोग भी सक्षम हैं, ये लोग भी हरियाणा के अंदर अपनी सत्ता में भागीदारी लेंगे, ये प्रेरणा लेते हुए आज इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर भिवानी जिले के सभी प्रबुद्ध व्यक्तित्व, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, किसका नाम लेऊं किसका छोड़ूं, सारे हीरे मोती जवाहरात, समाज की शान, 24 कैरेट के व्यक्तित्व, जो लोग मेरे लिए, हमारे इस आंदोलन के लिए, हमारी टीम के लिए, इस विचार के लिए अपने घर से चलकर आए, गाड़ी से आए, अपने कदमों से आए, एक एक व्यक्ति के कदमों में मेरा सर झुका करके वंदन और कोटि कोटि नमन करता हूं। सम्मानित साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, हमारी बहन बैठी थी डॉक्टर सालनी जी, उन्होंने बहुत शानदार बात कही और जितने भी मंच पर लोग बैठे हैं जिन्होंने अपनी अपनी बात रखी, सबका संदेश था, सबका सहयोग था, समर्थन था। उन सभी को भी विश्वास दिलाते हुए अपनी बात शुरू करता हूं कि हरियाणा प्रदेश में पिछले 40 वर्षों से आंदोलन भी चल रहे हैं, हमारे नेता भी पैदा हुए, हमारे लिए राजपाट की लड़ाई हमारी पार्टियों ने भी लड़ी, लेकिन जिस प्रकार से प्रदेश और देश का माहौल है, हमारे आईपीएस लेवल, एडीजीपी लेवल के लोग आत्महत्या कर रहे हैं,
सीजीआई पर जूता फेंका जा रहा है और ऐसी तमाम घटनाएं हमारे कर्मचारी अधिकारी उनके साथ जो कार्यालयों में दुर्व्यवहार, जिस प्रकार का उनके साथ व्यवहार होता है, यह हमारे लोग जो मजदूर हैं, आम आदमी हैं, उन लोगों की जो कठिनाइयां हैं, यह युवा बेरोजगार साथी जो आज नौकरी के लिए तरस रहे हैं, इन सब के परिणाम को देखते हुए, इनके हालात को देखते हुए आज हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि जो लोग सामाजिक संगठन जो लंबे समय से काम कर रहे हैं या जो राजनीतिक पार्टियां जिनके जिम्मेदारी लगी थी कि हम इस प्रदेश के अंदर अपनी सत्ता में भागीदारी करेंगे, इन घटनाओं से उन सब की पोल खुली। कहीं न कहीं कोई भी व्यक्ति तब मरता है या कोई अधिकारी तब अपनी जान देता है जब उसको लगता है कि अब तेरा कोई सुनने वाला नहीं है। यह कटु सत्य है, इसको स्वीकार करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, इसको स्वीकार करेंगे तो परिवर्तन के लिए कदम रखेंगे। अगर आप लोगों ने इसको ही अपनी तकदीर, अपना नसीब और अपनी किस्मत मान लिया कि तो ऐसे चलना है, फिर आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने अपने जीवन में करीब 28 साल से कॉलेज में पढ़ते थे, कॉलेज के छात्र नेता रहे, प्रेसिडेंट बना, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय गया, 7-8 साल वहां रहे, छात्र नेता के तौर पे रहे, पता नहीं कितने काम हमारे साथियों के लिए किया, समाज के लिए किया, सर्व समाज के बच्चों के लिए किया। फिर गवर्नमेंट जॉब में गए, गवर्नमेंट जॉब छोड़ के राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी हमारी मदर पार्टी ज्वाइन करी। लेकिन जिस आशा उम्मीद के साथ उधर गए थे, जिस भरोसे के साथ गए थे, जो लक्ष्य था, जब लक्ष्य भिन्न मिला तो वहां से भी हटना पड़ा। बिना आलोचना के, बिना बुराई के हम वहां से हटे और लगातार निरंतर ये सोचते रहे कि किस प्रकार से, जिस आशा उम्मीद के साथ जो जानकारी हमने बाबा साहब अंबेडकर से, संत रैदास जी से या मान्यवर साहब कांशीराम जी से जो फार्मूले सीखे, वो तो हम उसको एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकते। तो एक लंबी लड़ाई चलती रही और 3 साल तक मैंने एक ऐसी पार्टी में भी काम किया जिन्होंने बाबा साहब का फोटो लेकर के दिल्ली में सरकार बना दी, पंजाब में सरकार बना दी। उन लोगों से भी सीखने का मौका मिला कि इनके पास अपना जनाधार नहीं था, इन्होंने बाबा साहब और शहीद भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हुए हमारे लोगों का वोट ले लिया। तो ये चीजें भी सीखने को मिली कि ये चीज हम क्यों नहीं कर सकते, ये परिवर्तन हम क्यों नहीं कर सकते, सत्ता में भागीदारी हम क्यों नहीं कर सकते। फिर हमने वहां से भी इस्तीफा देकर के साहब कांशीराम जी की पुण्यतिथि पर इस्तीफा दिया 9 अक्टूबर को, और भाई पूरण कुमार का जो आंदोलन लंबा चला, उस आंदोलन में भूमिका निभाई और अपने समाज के लिए जब संविधान खतरे में लगा, ये लगा कि संविधान खतरे में है, जब हमारे लोग महसूस कर रहे हैं कि हम सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर इस आंदोलन की शुरुआत होती है। हमारी पहली मीटिंग हमने पानीपत में अपने साथियों के साथ करी और साथियों ने पूरा समर्थन दिया कि हम हरियाणा को बदलेंगे, और एक छोटा सा नारा दिया। कोई संगठन नहीं बनाया, कोई पार्टी नहीं बनाई, एक नारा दिया, संविधान बचाओ समाज बचाओ। और यहाँ समाज का मतलब अकेले एक जाति से नहीं है, समाज का मतलब देश से है। समाज का मतलब गरीब, मजदूर, महिला, युवा, बेरोजगार, अल्पसंख्यक, कर्मचारी, अधिकारी, वो सारे लोग जो समाज का पार्ट बनते, वो सारे लोग हैं इसके अंदर, कोई एक जाति नहीं है। तो इस आंदोलन की शुरुआत की और इस आंदोलन से आगे बढ़े, और इस आंदोलन में ये आत्मा प्रोग्राम है। और हम जब भी जहां जिस जगह कोई प्रोग्राम करते हैं, अधिवेशन करते हैं, इस मंच के माध्यम से लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि आपको, चाहे आप कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, अधिकारी हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी समस्या हमें बताइए। आपके आसपास जो लोग सामाजिक तौर पे काम करते हैं, चाहे रैदास सभा के प्रधान, अंबेडकर सभा के प्रधान, कबीर सभा के प्रधान या वाल्मीकि सभा के प्रधान, किसान नेता, मजदूर नेता, कर्मचारी नेता हैं, आप उनसे बात करिए। डरने की जरूरत नहीं, आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। बहुत लोगों के फोन आए कि भाई साहब मेरे साथ ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट में ये दिक्कत है, कि भाई साहब मेरी प्रमोशन रोक दी गई है, कि भाई साहब मैं चीफ बनना चाहता था, मेरी जगह जो चीफ रिटायर हो रहे हैं उन्हीं को एक्सटेंशन दे दी गई है। इस प्रकार से ठीक करो इसको, इस प्रकार से समाज का शोषण किया जा रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। हमारे एक बहुत बड़े सीनियर ऑफिसर जिसको चीफ बनना था,
और चीफ बनने के लिए जिस कुर्सी पर उनको बैठना था, जो रिटायर होने थे, उस व्यक्ति को रिटायर ना करते हुए उसको 2 साल की एक्सटेंशन दे दी। और हमारा साथी जो चीफ बनना था, उस व्यक्ति की 6 महीने बाद रिटायरमेंट थी, वो चीफ नहीं बन पाया। इस प्रकार का शोषण आज भी मुख्यमंत्री के कार्यालय में होता है। कौन कहता है जातिवाद नहीं है? सारी चीजें हैं। पहले फिजिकल होता था, शारीरिक होता था, आज मानसिक तौर पे होता है, आज डॉक्यूमेंट में होता है। लेकिन इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, और कौन लड़ेगा? पहले हमारे नेता होते थे, मान्यवर साहब कांसी राम जी ने साइकिल पे, हेलीकॉप्टर में चलने वाले नेताओं को हराया, उनको रोड पे चलने के लिए विवश किया। और बाबा साहब अम्बेडकर का हरियाणा के अंदर किसी ने सामाजिक न्याय आंदोलन को धरती पे उतारा तो चौधरी चांदराम जी थे, जिन्होंने 60,000 एकड़, आज जिस भी दलित का जमीन है, जिस भी गरीब के घर में जमीन है, वो चौधरी चांदराम की देन है। ये बाबा साहब का आंदोलन तो था। बाबा साहब यही तो चाहते थे जो लोग भूमिहीन है वो जमींदार बने। बड़े आंदोलन लड़े, जेल की यात्रा करी, महिलाएं भी जेल में गई, और 15-20 महिलाओं को तो जेल में ही बच्चे हुए क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी जब उन्होंने गिरफ्तारी दी। हम भूल गए अपने नेताओं को। जिसने काम किया इतना तो याद रख लो कि कुछ तो काम किया उन लोगों ने। हो सकता है उनके पिछले 20-25 साल बहुत खराब गए हो। 60,000 एकड़ जमीन गरीब समाज को बीड़ काट काट के दिलवाई, आंदोलन किए। और एक बार जब तिहाड़ जेल में थे और जब वो पेशी पाए तो उनका इंटरव्यू लिया गया। उसने कहा कि ये तो लंबा चलेगा। उसने कहा कि मैं जमीन ही लेके जाऊंगा, नहीं मेरी लाश जाएगी। ऐसे नेता थे पहले हमारे, आज नहीं ऐसे नेता। उसके बाद डॉक्टर कृपाराम पुनिया जी आए। आज का नेता 50 गज प्लाट नहीं दिला सकता आपको। उन्होंने गांव में दलित उत्पीड़न हुआ, कैथल के गुणा गांव है, कैथल के साथी बैठे हैं, गुणा कांड हुआ, देवीलाल जी मुख्यमंत्री थे, तो कृपाराम पुनिया जी ने वहां की विजिट करी और ऐसा लगा कि ये हालात अब इस गांव में रहने के नहीं है। तो उन्होंने चौधरी देवीलाल जी से बात करी, जी ऐसे ऐसे मेरे समाज के साथ इतना बड़ा उत्पीड़न हुआ है, इतनी बड़ी घटना हुई है, इसका समाधान करना चाहिए। तो देवीलाल जी ने कहा जी आप आदेश करो, मैं तो आपकी सारी बात मानता हूं। तो फिर डॉक्टर कृपाराम पुनिया ने उन लोगों के लिए प्रोजेक्ट बनाया कि जी जितने भी परिवार विस्थापित हुए हैं, इन्होंने पलायन किया, इनके लिए हम अलग गांव बसाएंगे। तो डॉक्टर कृपाराम पुनिया ने 600-700 एकड़ जमीन हिसार के पास एक जगह देखी और वहां के लोगों ने वहां ला करके उनके लिए घर बनाए, स्कूल बनाया, हॉस्पिटल बनाया, खेती की जमीन दी। इसको बोलते हैं राजनीति, इसको बोलते हैं नेता। आज के नेता 50 गज का प्लाट नहीं दिला सकते। हम सिर्फ, मैं क्यों बता रहा हूं ये चीजें? ये इसलिए बता रहा हूं कि हमने जो दबंग लीडरशिप थी हमारे समाज की, हमने ये मान के छोड़ दिया कि ये लोग दूसरी पंक्ति के थे, लेकिन भला तो समाज का करके गए हम लोग। हमें भूलना नहीं चाहिए, हमें भूलना नहीं चाहिए। हमारा अगर विकास ही नहीं होगा, अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, अस्तित्व को खतरा हो जाएगा, तो कैसे लोग आप आगे बढ़ेंगे? बहुत लोगों ने काम किया जिनको हम याद ही नहीं करना चाहते, इसलिए हम हाशिए पे हैं। आज हम ढूंढने से नहीं मिलते हमारे लोग विधानसभा लोकसभा में दबंग नेता। कोई अम्बेडकरवादी नेता नहीं पहुंच पाता विधानसभा लोकसभा में। क्यों नहीं पहुंच पाता? क्योंकि हमने नेता बनाने बंद कर दिए। हम कहते हैं मिशन चलाओ, ओनली आंदोलन चलाओ, नेता मत बनाओ। नेता नहीं बनाओगे तो कौन आपकी रखवाली करेगा? नेता बनाने आप लोगों ने बंद कर दिया, इसलिए आपकी जीरो भागीदारी होगी। नेता बनाओ, हर प्रदेश ने नेता बनाए। इस देश के अंदर बहुत आंदोलन हुए, आजादी का आंदोलन हुआ, आजादी के आंदोलन से आजादी मिली। उसके बाद सबसे बड़ा आंदोलन जयप्रकाश नारायण ने किया। हम पढ़ते नहीं, हमने क्या सीख लिया कि यहीं रहना है, चीजों को सीखना नहीं चाहते लोग। सीखने वाले रशिया की क्रांति से, फ्रेंच रेवोल्यूशन से सीखते हैं, दूसरे देशों की क्रांतियों से सीखते हैं और सीख करके फिर अपने देश में उसको एग्जीक्यूट करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को केवल भारत के परिदृश्य में नहीं सीखा, उन्होंने विदेशों की यात्रा करी और यात्रा करके जहां जहां अच्छी चीजें थी वो सारी की सारी चीजें वो अपने संविधान में डाले कि उस देश में ये फैसिलिटी अच्छी है तो ये डाले। तो जितनी क्रांतियां हुई उन क्रांतियों से लीडरशिप निकली। इस देश के अंदर जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हुआ, उस आंदोलन से रामविलास पासवान पैदा हुए, नीतीश कुमार हुए, लालू यादव पैदा हुए, मुलायम सिंह यादव पैदा हुए और भी दलित नेता पैदा हुए।
आंदोलन हुआ, लीडरशिप आई, मुख्यमंत्री बने हुए ओबीसी समाज के थे, लेकिन वो इतना नहीं कर पाए जितना करना चाहिए था, उनकी जिम्मेदारी थी। उसके बाद आंदोलन हुआ, बामसेफ ने आंदोलन किया, हमारी बामसेफ ने बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हुए, उनके वचनों पे चलते हुए साहब कांशीराम के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, और साहब कांशीराम के आंदोलन में जो नेतृत्व हुआ उससे मुख्यमंत्री निकली हमारी बहन कुमारी मायावती जी। फिर दिल्ली में आंदोलन हुआ, और जितने भी आंदोलन होते हैं उस आंदोलन से, दिल्ली के आंदोलन से केजरीवाल ने दिल्ली का मुख्यमंत्री बना, आंदोलन से लीडर निकलते हैं। लेकिन हम लोग आंदोलन नहीं खड़ा करना चाहते। आज आंदोलन के नाम पे कोई चीज नहीं है। आज हमारी सभाओं ने हमारे ब्रेन को, हमारे प्रतिभा लोगों को रोक दिया है। सभाओं ने वो वहां तक सीमित हो गए हैं। उनकी जिम्मेदारी भी है ये कि सभाओं को भी चलाएं, लेकिन इस प्रदेश में एक नेतृत्व भी खड़ा करने की उनकी जिम्मेदारी है। मैं हमेशा कहता हूं, अपने साथ मेरे साथी भी यही बात कहते हैं, जिन लोगों ने अपने समाज के संगठनों का अपमान किया, जिन लोगों ने अपने समाज के संगठनों के नेताओं का अपमान किया, संगठनों को दुकान बताई, वो कभी राज में नहीं आ सकते। मैं आपको बताना चाहता हूं, बीजेपी के लिए कम से कम 2 लाख संगठन काम करते हैं, 2 लाख संगठन, और 2 लाख संगठनों का एक ही काम है कि भारत पर शासन करना है। हमारे संगठनों का हम सहयोग नहीं लेते, बल्कि उनसे दूरी बनाते हैं, उनसे दूरी बनाते हैं, और दूरी बनाने के कारण समाज के टुकड़ों में बट जाता है। मैं कहता हूं, हमारे समाज के जितनी भी रैदास सभाएं, वाल्मीकि सभा, कबीर सभा, डॉक्टर अम्बेडकर सभा, फुले सभा, किसान सभा, उनके नेता बहुत अच्छे लोग हैं। अपने अंदर हुनर बनाइए, उनको अपने नजदीक लाइए, उनसे चर्चा करिए, कंसेप्ट क्लियर करिए। वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वो पार्टी नहीं है, वो चुनाव नहीं लड़वाएंगे, लेकिन आपका साथ देंगे, आपकी सरकार बनवाएंगे। इसलिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं अपने संगठनों के नाम। यहाँ भी कम से कम 5-6 संगठनों के प्रधान बैठे। समाज से दूर जाओगे कहां? किसी को यह कह के छोड़ देना ये तो संगठन का आदमी, इसने तो फला आदमी को बुला रखा था। बुलाएंगे लोग तो बुलाएंगे, किसी किसी को बुलाएंगे जब तक आप विकल्प नहीं दोगे। जिस दिन आपने ईमानदार विकल्प दे दिया, जिस दिन आपने मजबूत नेता दे दिया, उस दिन आपके सारे सामाजिक संगठन आपके साथ काम करेंगे, आपको लीडर के तौर पर आगे बढ़ाएंगे। हमने दिया है कि लीडर करीब 40 साल हो गए, कोई एक नेता तो है ही नहीं। कोई कहता है बस आंदोलन चलना चाहिए। अरे आंदोलन तो वामन मेश्राम जी चला रहे हैं, बहुत राष्ट्रीय संगठन बहुत चल रहे हैं, आंदोलन तो वो भी चला रहे हैं, लेकिन जिसके पास निशान है उसकी जिम्मेदारी है चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना। हम इस आंदोलन के माध्यम से 2 साल का प्रोजेक्ट, इलेक्शन के 4 साल बचे, 2 साल सामाजिक आंदोलन चलेगा, सामाजिक नेताओं का निर्माण होगा। जो सामाजिक नेता हैं उनकी पहचान करेंगे, जो ऑलरेडी बने बनाए सामाजिक नेता अच्छे लोग हैं, जो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र या गांव में हैं, उन साथियों से मुलाकात करेंगे, उनको टीम में जोड़ेंगे। कोई बाहर से नहीं आएंगे नेता, अपने समाज के अंदर नेता है। हमारे समाज के अंदर सामाजिक नेता है। पॉलिटिकल नेता बहुत मिलेंगे कि मैं फला पार्टी में फला पदाधिकारी हूं, वो समाज का नेता नहीं है, वो उस पार्टी का नेता है, हमारा नेता नहीं है। हमारे नेता कौन है? जिनकी फेस वैल्यू है, जो समाज के लिए हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, जो समाज को दिशा देते हैं, जो समाज का मार्गदर्शन करते हैं, वो सामाजिक नेता होते हैं। 2 साल तक हरियाणा में 23 जिले हैं, 23 के 23 जिलों में ये अधिवेशन जारी रहेगा, और 23 के 23 जिलों में सामाजिक नेताओं की पहचान की जा रही है। मंच पर बैठे हमारे जितने भी सामाजिक नेता और हमारी टीम जो हमारे साथ काम करती है, आज 8वां ये अधिवेशन है। 8वां जो अधिवेशन है, आज हम कम से कम 50 सामाजिक नेताओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिनकी समाज में फेस वैल्यू है और जिनका चरित्र बहुत बढ़िया। ऐसे नेताओं का हम निर्माण कर रहे हैं, इन्हीं लोगों से आगे बढ़ेंगे। 2 साल जब हम हो जाएंगे तो 23 जिले 23 अधिवेशन होंगे, और 90 विधानसभा में 90 अधिवेशन होंगे, और फिर जितने भी अपने समाज के सामाजिक मुद्दे हैं, उन सामाजिक मुद्दों को लेकर के हम नांगल चौधरी से लेकर पूरे हरियाणा में पैदल यात्रा और पद मार्च करेंगे। लोगों को जगाएंगे कि संविधान को कैसे खतरा है, किन लोगों से खतरा है। संविधान को किताब का नाम नहीं है। किसी भी देश की तरक्की में उसके सरकारी संस्थान उस देश को मजबूत करते हैं।
हमारे सरकारी संस्थानों पे डाका पड़ रहा है, उनको बंद किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। किसी भी देश की ताकत उसके सरकारी संस्थान होते हैं। आज हमारे 50% सरकारी संस्थानों का निजीकरण कर दिया है। यह संविधान पे हमला है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज एक ऐसी संस्था, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए कलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। सरकारी संस्थान नहीं रहेंगे, कहां रहेगा संविधान? आपका बच्चा पढ़ता है, पढ़ लिख करके फिर नौकरी लगता है, कहां लगता है? आपकी प्रायोरिटी रहती सरकारी ऑफिस में लग जाए, सरकारी डिपार्टमेंट में लग जाए। अगर सरकारी डिपार्टमेंट में रहेंगे तो कौन टेंडर देगा आपको? प्राइवेट है, उनके तो अपने हैं, उनके अपने कॉन्ट्रैक्टर हैं। जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं, चाहे गरीब समाज से आते हैं, किसान समाज से आते हैं, वो सारे के सारे सरकारी कॉन्ट्रैक्टर हैं। जब प्राइवेट हो जाएगा तो कहां जाएगा आपका बिजनेस? आपके पास तो कोई मार्केट ही नहीं है, आपके पास कोई ट्रांसपोर्ट होल्डर नहीं हो, आप लोग ना एग्रीकल्चर होल्डर हो, ना इंडस्ट्री होल्डर हो, कहीं भी आपकी किसी भी प्रकार से कोई मजबूती कहीं किसी एरिया में नहीं है। तो इसलिए संविधान को बचाना जरूरी है, और संविधान को बचाने के लिए सत्ता में हिस्सेदारी बहुत जरूरी है। यह संगठन का काम नहीं है, यह पॉलिटिकल समस्या है। राजनीतिक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है जो रूल करती है, जो सरकार चलाती है। बीजेपी पार्टी को संगठनों से डर नहीं है, संगठनों से नहीं डरते, क्योंकि उनके पास अल्टरनेट नहीं है। वो चुनाव में नहीं जा सकते, सामाजिक संगठन चुनाव में नहीं जा सकते। अगर राजनीतिक पार्टी किसी से डरती है तो पॉलिटिकल पार्टी से डरती है, क्योंकि वो चुनाव में जाते हैं और उनका मुकाबला करते हैं। तो इसलिए 2 साल के बाद सामाजिक नेताओं का निर्माण करने के बाद समाज मजबूत होगा, और समाज में जो इशारा करेगा अगले 2 साल सत्ता में हिस्सेदारी के लिए आंदोलन करेंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट है। सिंगला साहब पूछ रहे थे, भाई क्लियर करो। कोई जल्दी नहीं है, किसी प्रकार की जल्दी नहीं है। अगर 2 साल में हमारा आंदोलन आगे नहीं बढ़ा, 2 साल में कोई कमी रहेगी तो 3 साल लगाएंगे, 1 साल में पॉलिटिकल आंदोलन चलाएंगे, पूरे तरीके से चलाएंगे। मेरे मंच पे बहुत लोग कहते हैं कि भाई फला नेता ना ले ले, फला मंत्री है, पूरा मंत्री है। मैंने कहा भाई फ्रेश लोग आएंगे, साफ सुथरे लोग आएंगे, जिनकी समाज में वैल्यू है, और आम परिवारों के लोग आएंगे। क्योंकि समाज ने जिन लोगों को नेता बनाया है, जिन लोगों को नेता माना है, वो लोग सामाजिक नेता होते हैं। जो पार्टियों ने नेता बनाए वो नेता नहीं होते, वो बोल ही नहीं सकते। आज हमें कोई गुरेज नहीं है। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। हमारे एक हरियाणा के साथी हैं, यूपी के प्रभारी थे, वो कांग्रेस में काम करते हैं। मैं ये बताता हूं कि आप जिनके पीछे लगते हैं उनका सोशल एनकाउंटर, पॉलिटिकल एनकाउंटर कैसे होता है। वो साथी बड़े नेता से मिलके अपनी कांग्रेस का टिकट लिया और यहीं से लड़ा, आपके क्षेत्र से, और यहां लड़ा। और उसके प्रचार में रोहतक से एक नेता आता है, और वो नेता कहता भाई ये बहुत बड़ा नेता है जो टिकट लेके आया है, और ये मुख्यमंत्री भी बन सकता है। तो कुछ लोग तो समझ गए और ऐसा समझे कि उसको हरा दिया। तो कैसे नेता बनाओगे आप ये मत सोचना कि जो राजनीतिक पार्टियों में आपके नजदीकी नेता हैं वो उनका फ्यूचर सेफ है। सेफ नहीं है। पहली बात तो बड़ी मुश्किल से टिकट लेके आते हैं, बड़ी मुश्किल से टिकते हैं, फिर उसी पार्टी के लोग उनका एनकाउंटर करते हैं। उनका भी नुकसान, आपकी भावनाओं भी, आपका पैसा भी, आपका समय भी, वो भी खत्म होता है। हमारा समाज 40-50 साल से ठगा जा रहा है। ऐसे हर नेता को रहा जाता है। चौधरी चांदराम 6 चुनाव हारे, जिन्होंने देवीलाल जी को मुख्यमंत्री बनाया। चौधरी चरण सिंह ने कहा था भाई मैं देवीलाल को मुख्यमंत्री बनाता हूं, मैं चरण सिंह को मुख्यमंत्री बनाता हूं। ये बात चरण सिंह ने कही, मैं चौधरी चांदराम को मुख्यमंत्री बनाता हूं। लेकिन चांदराम जी ने कहा भाई देवीलाल मेरा भाई है, मेरे से ज्यादा संघर्ष कर रहा है, इसको बना दो। हमारे लोग तो त्यागी रहे हैं, और फिर उन्हीं लोगों ने चांदराम जी को जीतने नहीं दिया, और नहीं जीतने दिया तो वो खुद भी मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे। तो उन लोगों से भी मैं आह्वान करता हूं, दिल बड़ा करना सीखो। पिछले चुनाव में हमारे नेता का अपमान किया, वो भी कुर्सी पर नहीं बैठ पाया, और फिर ये भी सोचते मुख्यमंत्री बने। कैसे बनोगे? बन ही नहीं सकते। डॉक्टर कृपाराम को 5 चुनाव हराया, 5 चुनाव हराए उनको। अगर तालमेल अच्छा होता तो कभी नहीं आती बीजेपी। बीजेपी नहीं आ सकती कभी भी गरीब मजदूर का, गरीब किसान मजदूर का तालमेल हो जाए तो। यही लोग लेके आए, इन्हीं की फूट लेके आती है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये इसलिए कहना चाहता हूं कि कोई आदमी इसे धोखे में हो
कि भाई कांग्रेस में बैठे आपका नेता आपका भला कर देगा, वो करना चाहता है, लेकिन उसका भला उसकी पार्टी और उसके पार्टी के नेता नहीं करना चाहते। इसलिए समय खराब मत करो, उनका निरंतर होता रहता है। हमारे नेता श्रेष्ठ तक पहुंच जाते हैं। जो भी जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनने दिया, चांदराम को मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया, अशोक तंवर को बनने नहीं दिया, आप समझ सकते हो सारी चीजें। तो इन चीजों से भी हमें सीखना चाहिए कि कुछ ऐसा अल्टरनेट करना चाहिए, कुछ ऐसा समाधान करना चाहिए ताकि इस प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। यही चीज लेके आपके बीच में आई। समाज बहुत बड़ा है, शिक्षा के दम पे आगे बढ़ा है। शिक्षा में आए हैं तो नौकरियों पे गए हैं, नौकरियों पे गए हैं तो घर बने हैं, चेहरे पे चमक आई है। और इस सरकार ने वो चमक और आपके घर छोड़ दी, बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी। आपके बच्चे पास हो जाते हैं लेकिन पास नहीं करती सरकार। 120 बच्चे लगने थे एससी के, 60 बच्चे डीएससी के, 60 बच्चे ओएससी के। 2-3 पास किए हैं, आपका समाज का कराया है 2 और 1 डीएससी का कराया। पास थे वो लड़के लेकिन करना नहीं चाहते। बहुत से लोग मुझे भी पूछ लेते हैं भैया एससी डीएससी बनी है, इसके बारे में बताओ आप लोग। हमने कहा कि कांग्रेस ने बहुत काम किया, 50-60 साल उन्होंने बहुत काम किया होगा, जिसके लिए किया होगा। 8% रिजर्वेशन भरा, केवल 8% 20 में से। और 8% रिजर्वेशन भरने से ऐसे लाभ पैदा हो गए कि हमारे अंदर खाई बढ़ी। अगर 20% रिजर्वेशन जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया और 20% रिजर्वेशन अगर कांग्रेस ईमानदारी से भरती तो आज एससी डीएससी बढ़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनका 8वीं पास बच्चा भी नहीं बचता और हमारा भी नहीं बचता। यह राजनीतिक समस्या है, सरकारों ने बनाई है। तो कहने का भाव यह है, यह सरकार तय करती है, यह सरकार तय करती है कि आपके सामने क्या समस्या लाई जाए, आपके सामने क्या समस्या लाई जाए। बस। तो मेरा कहने का मतलब यह है, 8% रिजर्वेशन के कारण 4 लाख नौकरियां हरियाणा में बैकलॉग खाली पड़ा है। 4 लाख नौकरियां, ऐसी समाज का 4 लाख नौकरियां। उसके लिए ना बीजेपी के लोग बोल लेंगे ना कांग्रेस के लोग बोल लेंगे। और बीजेपी में तो ऐसा हुआ, बीजेपी का जो पूर्व मुख्यमंत्री था जो 9.5 साल रह गया, उस व्यक्ति ने अपने समाज के लोगों की मीटिंग बुला करके और एक नेता को बुला करके वहां मंच के माध्यम से कहलवा दिया कि भाई बैकलॉग को तो भूल जाओ, आपके कसर नहीं छोड़ांगे। और हमारे लोगों ने तालियां बजाई। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोगों ने अपने नेता पैदा करने बंद कर दिए, उनकी सरकारें बनवा दी और वो लोग फिर आपका बैकलॉग खा गए। अगर वो बैकलॉग भर जाता, उनका नेता अड़ जाता। नेता का भी नाम बताता हूं, कृष्ण बेदी था जिन्होंने प्रोग्राम कराया। वो मंच पे बैठा है, उसके सामने बोल रहा है कि भाई बैकलॉग को तो भूल जाओ, अब तो आगे की देखो। क्यों भूल जाए भाई? आप बैंक में जाओगे कर्जा लेना, लोन लेना, वो कहेंगे भाई पिछले भर दे। जब बाप के भी हैं वो भी कहेंगे तेरे पिताजी के भर दे भाई। लेकिन कोई कहने वाला ही नहीं आज। हमने कहने वाले नेता ही नहीं बनाए। एक दूसरे की आलोचना, ईर्ष्या, द्वेष, एक दूसरे के खिलाफ नफरत। 4 आदमी बैठे हैं, 10 की आलोचना करके उठते। इसलिए नेता नहीं आपके समाज में। जिसके समाज में नेता है उनका हक सुरक्षित है, उनके हक को कोई नहीं खा सकता। मुख्यमंत्री बनके ये कहा कि मैं पहले ये हूं, उसके बाद मैं मुख्यमंत्री हूं, वो बचाएंगे उनके हक। आपका हक कौन बचाएगा? कोई भी नहीं बचाएगा आपका हक। तो इसलिए सामाजिक नेताओं का निर्माण करो। सामाजिक नेता ही पॉलिटिकल नेता बनते हैं। चौधरी चांदराम सामाजिक नेता थे, इसलिए उनका पॉलिटिकल एक तरीके से उसको जीतने नहीं दिया गया। कृपया पुनिया सामाजिक नेता थे, वो भी चाहते तो अपनी कुर्सी बचा सकते थे। आज के नेता बचा रहे हैं, आज के नेता अपनी कुर्सियां बचाते हैं। कोई घटना होती है तो वो सूतक नहीं करते, समझौता मंत्री है वो, समझौता मंत्री। मैं तो इतना ही कहता हूं वो समझौता मंत्री। जैसे कुल्हाड़ी देखिए ना आपने, कुल्हाड़ी में बिंडा काट का और समाज है जंगल, और वो बिंडा कुल्हाड़ी है सरकार, और बिंडा मारा कुल्हाड़ी सरकार, और समाज जंगल है। और हम खुश हो रहे हैं बिंडा मारा है। ये तो मंत्री है ना, बिंडे हैं। यदि आप सोच रहे हो और लकड़ी काट रही, जंगल काटा जा रहा, समाज को काटा जा रहा, हमारे आदमी सुसाइड कर रहे हैं। और एक और सुसाइड होगी अभी
आप लोगों के माध्यम से बता रहा हूं, इस मंच के माध्यम से, एक बहुत बड़े आईएएस नेता अपने समाज के, उनको भी 4 दिन पहले चार्जशीट कर दिया, उनकी प्रमोशन होनी। वो व्यक्ति प्रमोशन लेकर के टॉप के 3-4 लोगों में आ जाता जो सीएम के पास बैठते हैं। उस व्यक्ति को एक झूठे मामले में फंसा करके उसको चार्जशीट कर दिया, उसकी प्रमोशन रुक गई और अगले महीने रिटायर भी है। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी, उस व्यक्ति ने वाई पूर्ण कुमार के मामले में न्याय की बात करी, केवल इतना कहा था उसने। मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, जो आईपीएस आईएएस पिछली मीटिंग में ही बोल रहा था मैंने 80 में, इन लोगों को चीफ गेस्ट बनाना बंद करो, क्योंकि ये सामाजिक नहीं है। जब ये सामाजिक बनेंगे तो ना इनका सरकार कुछ बिगाड़ सकती और आप लोगों का काम करेंगे। जो आपके बीच में बैठे ना मेहनती लोग, ईमानदार लोग, चाहे छोटे कर्मचारी, छोटे अधिकारी हैं, ये नौकरी पे नहीं है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को चीफ गेस्ट बनाओ जो आपके लिए दिन रात आपके साथ खड़े हो जाए आपकी दुख तकलीफ में। लेकिन हम लोगों ने ऐसे लोगों के बीच में ये सोचते हैं ये बड़ा आदमी है, आईएएस लगे, आईपीएस लगे, इसी को चीफ गेस्ट बनाओ। उनका सम्मान करो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन उनका भी सम्मान करो जो आपके लिए रोड जाम करते हैं, जो आपके लिए डीसी एसपी के खड़े रहते हैं। हम नहीं करते, वो सामाजिक नेता हैं, वो हमारे सामाजिक नेता हमारे बीच में है, क्योंकि वो आम आदमी है, वो आम परिवार का युवा है, आम आदमी है। हम उसको नेता ही नहीं मानते। कोई पेंट घोटाला आ जाए दिल्ली से, चंडीगढ़ से, उसके पीछे लग जाता समाज। इसीलिए लीडर खत्म हो गया आपके, इसलिए समस्याएं सारी पॉलिटिकल समस्याएं। और आपका समाज बहुत बड़ा है। हरियाणा में ऐसी समाज 25%, जाट समाज 26% और 26 में 4 सिख जोड़ दो 30%। 30% में 4 सीएम के उम्मीदवार। मैं बता रहा हूं आपका राजनीतिक हाशिया, आपकी पोजीशन। जाट 26%, 4% सिख, टोटल 30% और 4 सीएम के उम्मीदवार। 7% में 1 सीएम का उम्मीदवार। भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस से, इनेलो पार्टी में अभय सिंह और दुष्यंत चौटाला जेजेपी पार्टी से, और एक बीजेपी में मौका लग जाए तो जाट समाज की कतार है। बहुत नेता है बीजेपी में भी जाट समाज से। 7% पे 1 नेता। और हरियाणा में एससी समाज 25% और 25 में अकेला चमार आपका 14%। और आपका ढंग का कैबिनेट मिनिस्टर नहीं। ये आपकी पोजीशन है। कोई आदमी यही नहीं कह रहा कि मैं बन सकता हूं। कम से कम जाट समाज से प्रेरणा तो देनी चाहिए हमें। जब वो 7% पे सीएम का उम्मीदवार है, हम 14 पे भी नहीं दे पा रहे। हमारा बाबा साहब ने वोट का ही बराबर का अधिकार दिया, सबका समान वोट है। ये प्रेरणा लेनी चाहिए हमें। यस यस, अब जो सीएम है वो भी 1%। तो ये प्रेरणा लेनी चाहिए हमें प्रेरणा लेनी चाहिए उन लोगों से। हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी सीएम बन सकते हैं, हम भी सीएम बन सकते हैं। तो सीएम की लड़ाई लड़नी चाहिए। जब आप लोग सीएम की लड़ाई लड़ोगे ना, जब आप मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ोगे, फिर आपके 15-20 मजबूत अम्बेडकरवादी जो आम परिवारों के लोग हैं वो भी विधानसभा पहुंच जाएंगे। सर एक मिनट, उसी बात हूं मैं, उसी बात। तो इसलिए क्या नंबर है? 8006 गाड़ी है कोई। तो मेरा कहने का भाव ये है, हमें उन लोगों के साथ तालमेल करना चाहिए जिनके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि कोई कहता ना राजनीति नहीं करनी, राजनीति अच्छी चीज नहीं है। आप लस्सी खरीदते हो वो भी राजनीति है, उस पर भी टैक्स लगा, टैक्स सरकार ने लगाया। आप बच्चे का एडमिशन कराते हो वहां भी राजनीति है। आप प्राइवेट स्कूल में अपना सारा कमाया हुआ धन दे देते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल में धन दे देते हो, वो भी राजनीति है सारी की सारी। संविधान ने तो यह कहा था कि शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, इलाज फ्री और सरकारी नौकरी फ्री। लेकिन सारी चीजें के मोल करती है। इस आंदोलन का यही उद्देश्य है। कोई भीड़ इकट्ठी करके कोई आप लोगों का कोई वनडे प्रोग्राम नहीं है भाई आलू पूरी खाओ और चले जाओ। पूरी जान की बाजी लगाई है, तन से, मन से, धन से, और समाज के लोगों ने। अच्छा करेंगे, गलत नहीं करेंगे। ये भी मत सोचना कि बड़े बड़े नेता ही नेता होते हैं, बड़े परिवारों के लोग नेता होते हैं। नहीं, आम परिवारों के लोग नेता होते हैं। साहब कांसीराम से सीखा।
चौधरी चांदराम कोई जमींदार के लड़के थे, कोई कृपाराम पुनिया को जमींदार का लड़का था, बहन कुमारी मायावती जी कोई सेठ की लड़की थी। ये आम परिवारों के लोग हैं, लेकिन हमने मानना बंद कर दिया कि हम नेता। शेर के जंगल से किसी ने पूछा कि भाई आप राजा कैसे? लो बोला भाई मैं तो मान लू, तू मान ले। मानना पड़ता है, और जो मानता वो आगे बढ़ता है। दूसरी बात, प्रेरणा लेने की बात। जब चौधरी चरण सिंह इस देश के प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने के बाद 8-10 स्टेट के जाट बड़े बड़े नेता उनसे मिलने के लिए गए, उनका स्वागत किया, उनका सम्मान किया। सभी नेताओं ने उनसे कहा कि जी आप प्रधानमंत्री बने, गरीब की, मजदूर की, गरीब तबके की, किसानों की उनकी मदद करो, उनके लिए योजनाएं बनाओ, उनके कर्जे माफ करो, उनको आगे बढ़ाओ, उनके बच्चों को रोजगार दो और ऐसी रिपोर्ट तैयार करो कि उनकी आय दुगनी हो जाए। सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से चौधरी चरण सिंह के सामने अपनी बात रखी। और एक नेता हरियाणा से गया था, एक नेता पंजाब से गया था। हरियाणा से जो नेता गया उसका नाम था चौधरी देवीलाल, और पंजाब से जो नेता गया था उसका था प्रकाश सिंह बादल। चौधरी देवीलाल ने कहा कि आप प्रधानमंत्री बन गए, हमारे लिए गौरव की बात है, लेकिन हरियाणा हम संभालेंगे। इसी प्रकार पंजाब के मुख्यमंत्री जो बने लास्ट में प्रकाश सिंह बादल, उसने भी कहा कि चौधरी साहब आपकी पार्टी अपने तक सीमित रखना, अगर आप अपनी पार्टी से हमारे प्रदेश को चलाओगे तो आपका समाज का सीएम नहीं बन पाएगा और ना राजनीति हो पाएगी। तो इससे प्रेरणा मिली। चौधरी चरण सिंह ने कहा भाई मैं हरियाणा और पंजाब में मेरी पार्टी का विस्तार नहीं करूंगा। तो इससे इसका परिणाम यह हुआ कि हरियाणा में 5 जाट सीएम बने, क्योंकि उनको नेतृत्व का मौका मिला। देवीलाल बना, बंसीलाल बना, ओम प्रकाश चौटाला बना, भूपेंद्र हुड्डा बना, ये बने। प्रकाश सिंह बादल 7 बार का सीएम, वो तब बन पाए जब उनको लीडरशिप करने का मौका मिला। यहां मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, मैं जानकारी साझा कर रहा हूं, मैं आज के हालात की बात कर रहा हूं। हमारी माँ की कोख भी लीडर पैदा करती है, हरियाणा की मातृशक्ति भी नेता पैदा करती है। हम बुद्धिजीवी लोग हैं, हमारे आप में बच्चे भी नेता बन सकते हैं, विधायक बन सकते हैं, सांसद बन सकते हैं और मुख्यमंत्री बनकर सरकार में हिस्सेदारी चला सकते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं आप लोगों को, कोई कमी नहीं हमारे अंदर, हम नालायक नहीं हैं। कोई सोचता हो हम नालायक लोग, हम नालायक नहीं हैं, हम लायक लोग हैं। बहुत लोग कहते हैं 40-50 साल से हम नालायक लोगों को लायक बनाने आए, लेकिन आज तक यहाँ मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। हम कोई भी समस्या होती है, समस्या का समाधान के लिए एक व्यक्ति के पास जाते हैं, फिर दूसरे व्यक्ति के पास जाते हैं और समस्या का समाधान करते हैं। हमें भी सीखना चाहिए, अपने पड़ोसी प्रदेश से सीखना चाहिए। वो अपने दम पे सरकार बना के 2 विकल्प दे दिए उन लोगों ने, और हरियाणा के लोगों के पास अपना विकल्प नहीं है। हमारी प्रतिभाएं रोड पे आ गई, हमारी प्रतिभाएं घर बैठी हैं, हमारी राजनीतिक प्रतिभाओं का कोई रास्ता नहीं मिल रहा, उनका कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं है। अगर हमारा अपना विकल्प होता ना तो वो लड़का भिवानी भवानी खेड़े से आता, ना भूपेंद्र हुड्डा हमारी बहन की बेइज्जती करता, और कोई भी नहीं करता। तो मैं इसलिए कह रहा हूं अपना विकल्प तैयार करो। हमारा विकल्प नहीं है तो इसलिए वो लोग सोचते हैं कि मेरी वोट नहीं देगा तो मेरे भाई की देगा, मेरी पार्टी में नहीं जाएगा तो मेरे दूसरे भाई की पार्टी में चला जाएगा। हमारा विकल्प ही नहीं है, इसलिए हमारे नेताओं का इनकाउंटर होता। तो आप लोगों से विनती करता हूं मैं, अपना विकल्प बनाइए। किसान, मजदूर, गरीब, कोई भी पीड़ित है, कोई भी शोषित आदमी है, अपना विकल्प बना लो। ये लोग जो आप कह रहे थे 1%, 2%, 3% के लोग सीएम बन गए, इन लोगों ने अपना सिस्टम बनाया, अपनी चीजें बनाई और राजनीतिक विकल्प इस तरीके से दिया जिसमें परिवारवाद नहीं है, जिसमें परिवारवाद नहीं है। सरकार बना दी उन लोगों ने, सरकार जरूर बनी बीजेपी की, लेकिन सरकार सक्षम नहीं है। आज बुढ़ापा पेंशन के बारे में हाहाकार मचा हुआ है। चौधरी देवीलाल जी ने वो बुढ़ापा पेंशन बुजुर्गों के सम्मान के लिए दी थी। आज कम से कम 40,000 बुजुर्गों की पेंशन काट दी है। पेंशन नहीं दे सकते बीजेपी वाले लोग। कोई आदमी सोचे कि ये पेंशन दे देंगे, ये कुछ नहीं कर सकते। धीरे 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 इनकी किताब लिखी है पॉलिसीज ऑफ थॉट्स, उसमें लिखा है किसी भी प्रदेश को कमजोर करना, देश को कमजोर करना है, उसकी आर्थिक शक्ति कमजोर कर दो, उसका वहां के लोग फिर क्रांतिकारी या सरकार के खिलाफ नहीं बोलते। ये चीजें हम सीखना नहीं चाहते, ये समझना नहीं चाहते। नौकरी का क्या है? नौकरी तो मरने से पहले मर जाती है। कब तक लड़ोगे नौकरी के लिए आप लोग?
नौकरी आपको लड़ना नहीं सिखाएगी, नौकरी तो आजीविका, लेकिन नौकरी आपको लीडर बनाना सिखाएगी कि आप लीडर बना सकते हो अपनी नौकरी से। अपनी नौकरी से साहब कांशीराम ने यह साबित किया कि हम नेता बना सकते हैं और बने नेता। तो हरियाणा के लोगों से भी मेरी अपील है, जितने भी मैं डिस्ट्रिक्ट में जाता हूं प्रबुद्ध लोग आते हैं, हम भीड़ नहीं बुलाते, हम ऐसे लोगों को नहीं बुलाते जो चिंतन नहीं करते, केवल ये सोचते भाई मैं इसकी वजह से आया हूं प्रोग्राम में। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सारे के सारे बुद्धिजीवी लोग बैठे, सारे समर्पित लोग बैठे, पढ़े लिखे लोग बैठे, अनुभवी लोग बैठे, वो सारे के सारे लोग चिंतन कर सकते हैं और चिंतन करके जो विचार हम बोल रहे हैं उसको सींच सकते हो, इसलिए हम आप लोगों को बुलाते हैं। साहब कांशीराम ने भी जब अपना आंदोलन शुरू किया, सबसे पहले जेई इकट्ठे करे पूरे देश के जेई टेक्निकल लोग, क्योंकि वो आते ऑफिस में होते हैं, आते फील्ड में होते हैं, वो दिमागदार व्यक्ति थे और उन्होंने साबित कर दिया, तो हम भी साबित कर सकते। हमने सीख लिया वो फार्मूला, और फार्मूला सीख के हम हरियाणा में भी इसका प्रयोग कर सकते। आज हमारा समाज जो गरीब है, मजदूर है, पीड़ित है, गरीब है, महिला है, युवा है, बेरोजगार, किसान, कमेरा, वो अगर आगे बढ़ सकता है तो राजनीति से आगे बढ़ सकता है, सत्ता में हिस्सेदारी से आगे बढ़ सकता है। और ये मुश्किल काम नहीं है, कोई आदमी सोचे मुश्किल काम है। और मैं पिछली मीटिंग में भी मैंने हास्य में कहा था भाई हमें चंदे की जरूरत नहीं है, हम कोई कॉपी नहीं बना रहे कि चंदा चाहिए। हमारा जो आज का प्रोग्राम है, इसका प्रोग्राम का खर्चा यहीं बैठे 10 लोग अपने आप दे देते हैं, हमें चंदे की क्या जरूरत है। बहुत से लोग कहते हैं भाई पार्टी बनानी है, सरकार बनानी है, 100 करोड़ रुपए चाहिए। मैंने कहा भाई ये सारी बातें आपका मनोबल गिराने के लिए कही जाती है। हमारे ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे सूबे को जीत लिया बिना पैसे। और मैं तो इतना कहता हूं हरियाणा के लोगों से, मेरा समाज एक दिन बीड़ी छोड़ देगा 10 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे एक दिन की बीड़ी में, और एक दिन की चाय छोड़ देगा 20 करोड़ इकट्ठे, और एक दिन की दारू छोड़ देगा 50 करोड़ इकट्ठे। बीजेपी कांग्रेस ने तो हम बीड़ी सिगरेट दारू का पिस्या बना देंगे। तो मुश्किल काम नहीं है, नेक कमाई की जरूरत नहीं हमें। जो आपके ऐसे खर्चे हैं जिनको आप 2 दिन 3 दिन के लिए छोड़ सकते, कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई डाके डालने की जरूरत नहीं है। हम ब्लैकमेल नहीं करेंगे कि बाबा साहब ने नौकरी दी है तो आपने 10,000 देने पड़ेंगे, ये ब्लैकमेलिंग है। हम ब्लैकमेल नहीं करेंगे किसी को, हम नहीं कहेंगे भाई आपको नौकरी इसलिए मिली है, आपको रिजर्वेशन की वजह से मिली इसलिए चंदा दे दो, हम नहीं कहेंगे। मेरा समाज बहुत ताकतवर है, जरूरत नहीं हमें किसी की जेब काटने की। चंदे वाला समाज नहीं बनाना हमें, सरकार ने हिस्सेदार समाज बनाना है, ये वादा करके चले। 7 अधिवेशन हुए, 7 के 7 अधिवेशन में समाज ने एक स्वर में, एक मत से इस बात का समर्थन किया कि अगर हमारा भला हो सकता है तो राजनीतिक हिस्सेदारी से हो सकता है, अन्यथा से नहीं होगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। कोई आदमी सोचे भाई कि मैं इनके साथ लगूंगा तो मेरा पैसा लगेगा, मेरा ये लगेगा, बिल्कुल भी नहीं है। हम तरीके से चलेंगे, टेक्निकल तरीके से चलेंगे, किसी को लुटने नहीं देंगे, स्ट्रेस फ्री, कोई तनाव नहीं होगा। कोई आदमी सोचे कि राजनीति तो बहुत महंगी है, डरा रखे हमारे लोग, 100 करोड़ रुपए लगते। अरे जिसका समाज तैयार है, जिसका समाज के 25,000 वोट रेडी है, वो समाज तो ऑटोमेटिक जीत जाएगा। अगर पैसे से सरकारें बनती तो जिंदल सारे अपने विधायक बना लेगा, गोपाल कांडा बना लेगा, विनोद शर्मा बना लेगा, बड़े लोगों ने पार्टियां बनाई। कुलदीप बिश्नोई को दुनिया भर का पैसा था, उसकी पार्टी नहीं चली। गोपाल कांडा ने पार्टी बनाई, उसकी नहीं चली। पैसे से नहीं चलती, समाज से चलती है। जिसका समाज में जितनी संख्या ज्यादा होती है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और आज जाट समाज की ऐसी हालत नहीं है कि वो आपको अपने साथ लगा ले, वो इतना तोड़ दिया गया, इतने टुकड़े कर दिए उसके कि वो आपके साथ लग सकता है। आप अगर मित्र दोगे तो आपके साथ लगेगा, वो लगना चाहता आपके साथ। उनके तो टुकड़े इतने कर दिए बीजेपी ने, उनकी सभाएं इतनी बिखर गई हैं, उनकी शैक्षणिक संस्थाएं बिखर की। तो आज मजदूर और किसान, इसका भाईचारे की सख्त जरूरत है। छोटी छोटी घटनाएं होती है, इसमें कोई शक नहीं है। जुल्म जाति भी होती है, जातिवाद भी हो जाता है किसी न किसी गांव में, उत्पीड़न होता है, इसमें कोई शक नहीं, होता है। लेकिन कानून किसके लिए?
इसका मतलब यह नहीं कि उसकी जाति को ही दुश्मन बना ले, यह भी गलत है। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जो संविधान को मिटाना चाहते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जो बाबा साहब को मिटाना चाहते हैं। हमें उसकी लड़ाई लड़नी चाहिए, उस पर एनर्जी नहीं लगानी चाहिए। छोटी सी घटना होगी तो कह दो सारा समाज में वही आना। उसके लिए हमारे वकील बैठे, हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग बैठे, दोनों समाजों के बुद्धिजीवी लोग बैठे, तालमेल करेंगे, समस्या को निपटा देंगे। मैं उन लोगों से भी निवेदन करता हूं जो लोग सोचते हैं मुख्यमंत्री बनना चाहते, जो किसान समाज के, भाई मुख्यमंत्री तुम नहीं बन पाओगे, 7% में कैसे बनोगे? 14% तो हमारे पास है, 7 में कैसे बनोगे? चाहे जेजेपी है, चाहे नेल्लो है, चाहे बीजेपी का, चाहे कांग्रेस का, हमारे बिना कोई मुख्यमंत्री कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। यह एहसास करा दो, फिर आपका सम्मान होना शुरू हो जाएगा। सारे लोग सम्मान करेंगे। इस मीटिंग में पहले आते थे डिस्ट्रिक्ट लेवल की सीआईडी, कुरुक्षेत्र की मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट लेवल की, जब हमारी मीटिंग सोनीपत में हुई फिर प्रदेश लेवल की सीआईडी आई, झज्जर में मीटिंग करी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग आने शुरू हुए, और आज इस मीटिंग में 5 आदमी बैठे, 5 से ज्यादा हो सकते हैं। हो सकता है हमारे आदमी की ड्यूटी लगा रखी जो पुलिस में है, एक एक चीज नोट करने की, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो समाज के साथ साथ एक एम्प्लॉइज भी, वो सीरियस लेना शुरू कर दिया उन्होंने। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि सीरियस लेना शुरू कर दिया। एक बहुत बड़ा तबका जो ये मान ही लेता है हम इस सरकार को बदल सकते हैं, उस समाज ने आज अंगड़ाई ली है, उस अंगड़ाई को देखने के लिए वो लोग आए। तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये हजार के समान लोग बैठे हैं जिनकी फेस वैल्यू, एक एक आदमी बहुत मजबूत है अपने अपने। मैं परिचय कराना शुरू कर दूंगा तो आप ताज्जुब मानोगे, ऐसे लोग बैठे आपके सामने। तो इसलिए आज जो जरूरत है वो इसी चीज की जरूरत है। बहुत लोगों ने संगठन बनाए, पार्टी भी बनाई। हमारी बहन कह रही थी एक आदमी आया खिचड़ी बना के चला गया और भरोसा कैसे करे, वो सही कह रही थी। कोई भी कोर्स होता है उसकी समय सीमा तय होती है। एमबीबीएस का कोर्स है तो 5 साल लगते हैं। कोई भी डिग्री करते हैं उसकी एक सीमा होती है, भाई ये 2 साल का, ये 3 साल का, ये 5 साल का। कोई आदमी उस मेडिकल कॉलेज आके तो निकल कर कहते मैं तो डॉक्टर बन गया और अब मैं इलाज करूंगा, तो वो इलाज नहीं होगा, फिर वो खिचड़ी बनेगी। हम सीख के आए सारी चीजें, हम सारी चीजें सीख के आए, भरोसा दिलाते हैं आपको। हम दुश्मन के घर से भी आए हैं, हम अपने घर से भी आए हैं, हमने दुश्मनों की सरकार भी देखी है, सब कुछ देखा हमने। हम सारी चीजें सीख करके, अनुभव लेकर के आपके बीच में आए हैं और ये तय करके आए हैं। ये छोटा आंदोलन नहीं है सत्ता परिवर्तन का, आपकी हिस्सेदारी का, ये बहुत बड़ा आंदोलन है। आप बहुत मीटिंगों में जाते हो, समाज की मीटिंगों में जाते हो, भाईचारे की मीटिंग में जाते हो, सभा की मीटिंग में जाते हो, लेकिन जो ये मुहिम है, जो ये आंदोलन है, जो ये एक लक्ष्य निर्धारित एक कदम जो हमने उठाया है, मेरे ख्याल में हरियाणा में कोई नहीं चला रहा। ये कदम निश्चित तौर पर लक्ष्य तक पहुंचेगा। हमारे सारे साथी अडिग हैं, हमारे सारे साथी वचनबद्ध हैं। कोई भी साथी ऐसा नहीं है जो दाग वाला बैठा हो हमारा साथी, सारे बेदाग के साथी फ्रेश लोग हैं। सबने यह तय किया कि समाज का जो 40 साल से वनवास है उस वनवास को काटेंगे, ये शपथ लेके बैठे। इस आंदोलन का तभी फायदा, संविधान तभी बचेगा जब सरकार में हिस्सेदारी होगी। और सरकार में हिस्सेदारी करने के लिए 2 महीने की तैयारी या 2 साल की तैयारी नहीं चाहिए, 4 साल की तैयारी चाहिए। आज 4 साल है चुनाव में, हम पूरी तैयारी के साथ लगे। समाज का समर्थन है, बहुत लोग नहीं आ पाए, लेकिन सबका समर्थन हमें है। मेरे पास 50 से ज्यादा फोन आए, भाई साहब आ नहीं पाऊंगा, लेकिन जिम्मेदारी लगा दी, जो कहोगे वही करूंगा। तो इसलिए अभी प्रबुद्ध सम्मेलन है, ये प्रबुद्ध सम्मेलन, सबके चेहरे देख लो खिले हुए हैं। नहीं तो पिछले इस सरकारों ने या हालातों ने हमारा समाज के चेहरों की रौनक उतार रखी है। रौनक नहीं बची समाज के चेहरे पे।
हमारे कर्मचारी अधिकारी डिपार्टमेंट जाते हैं, बिल्ली की तरह घुसते हैं, बिल्ली की तरह आते हैं। मैं कहता हूं शेर बनकर घुसो भाई, डरने की जरूरत नहीं, हम बैठे हैं, पूरा मुकाबला करेंगे। और आज इतनी क्षमता हो गई है कि किसी भी कर्मचारी अधिकारी को कोई दिक्कत है, कोई परेशान कर रहा है अधिकारी, या हमारे अधिकारी को कोई बड़ा डायरेक्टर या चेयरमैन तंग कर रहा है, कोई एचओडी तंग कर रहा है, तो आज इतनी हिम्मत हमारे संगठन की, हमारे साथियों की है कि 5000 लोग नायब सैनिक के गेट पर बिठा देंगे। इतनी हिम्मत है, डरने की जरूरत नहीं है। ये जितने लोग बैठे हैं सारी गाड़ी बैठी हैं, 20-20 गाड़ी 10-10 गाड़ी लेने के आदमी बैठे हैं, प्रबुद्ध लोग, समर्थ लोग। जब रैली करेंगे, जब रैली की बात होगी, अभी तो पूरे 23 जिलों में प्रबुद्ध लोगों से मुलाकात है, और जब 23 जिलों में हमारी मीटिंग मुलाकात हो जाएगी, उसके बाद विधानसभा में रैली रखेंगे, फिर नेता आने शुरू हो जाएंगे, जिसको जाने चुनाव लड़ना करवाओ, तैयारी कराओ रैली। आपके बच्चे हैं, आपका खून हम लोग, आपकी पीढ़ी ने सर झुका करके हमें पाला, हमारा अस्तित्व बनाया, हमें इस काबिल बनाया कि आप लड़ो। हम ये आंदोलन नहीं कर सकते थे, हमें तो नौकरी करनी जरूरी थी, हमें तो काम करने जरूरी थे। आप लोगों ने अपना काम ईमानदारी से किया और हमें पैदा किया। आज हमारी जिम्मेदारी बनती है। बाबू एक जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने एक लाइन कही थी कि पहली पीढ़ी हमारी मारी जाएगी, जो सत्ता की बात करेगी, जो पहली पीढ़ी होगी वो हमारी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो ये तीसरी पीढ़ी की बात है, ये तीसरी पीढ़ी की बात है। आप लोगों ने हमें इस काबिल बना दिया कि हम राजपाट की बात करें। ये जेल ही है कि आप लोगों ने गर्दन झुका करके अपना काम ईमानदारी से करके आप लोगों ने ऐसी लीडरशिप आपका प्रदेश में तैयार कर दी है, ये आपकी लड़ाई आपके सपनों को पूरा करेगी। तो ये मत सोचना कि भाई कांग्रेस बीजेपी के बड़ी बड़ी गाड़ियों में काफिले में लोग आएंगे, वो लोग आपकी बात करेंगे। वो तो हमारे मुकेश राठी जी ने बता दिया भाई तिगड़िक तिगड़िक, उनके प्रयास तिगड़िक तिगड़िक हैं, उनके प्रयास, क्योंकि उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। सरकार भी बन जाएगी, कह देंगे मेरी तो चलती नहीं भाई। वो सही अपनी जगह पे काम करना चाहते हैं, ईमानदार है, लेकिन व्यवस्था मैकेनिज्म ऐसा है वो लड़ ही नहीं पाएंगे आपके लिए। आज हरियाणा में 25 यूनिवर्सिटी है, इनमें भी आपके समाज का वाइस चांसलर नहीं है, न कृष्ण बेदी का खैज, न कृष्ण पवार का खैज, एक भी वाइस चांसलर नहीं। एक तो रजिस्ट्रार होगा तो बड़ी मुश्किल से होगा। थाना में से तो एसपी उसपी तो लगाए हैं, इसलिए लगाए हैं वहां पे कोई एससी मारा गया इसलिए तू चले जा, झींगा मच्छी खाओ। जहां इनको लगता है वहां अपने आदमी को पेश करते। हमारे दबंग लोग ने डीजीपी रहे, हरण सिंह कलसन जितना दबंग लीडर था, दबंग डीजीपी था, जिसे मुख्यमंत्री डरता था। ऐसे नेता में जिनसे मुख्यमंत्री डरता था, लेकिन हम लोग भूल गए उन लोगों को, प्रेरणा लेनी छोड़ दी। चौधरी चांदराम जी जब 1966 बना तो पहली सरकार बड़ी इलेक्शन के बाद, तो चौधरी चांदराम जी को मिनिस्टर नहीं बनाया, सुनने की बात। चौधरी चांदराम को मंत्री नहीं बनाया, मुख्यमंत्री बड़े भगवत दयाल शर्मा। शपथ ग्रहण समारोह के बाद चौधरी चांदराम जी ने कहा भगवत दयाल शर्मा से कि शर्मा जी के बाद मैं तो जब महापंजाब था मंत्री रहता था, बढ़ता था और हमेशा मंत्री रहा हूं, अब कोई दिक्कत होगी क्या? तो भगवत दयाल शर्मा ने एक बात कही, चौधरी नहीं कहते थे, ये चौधरी शब्द भी चौधरी चांदराम की देन। 1960 में जिसने कहा था चौधरी लोग, उसने कहा भाई चांदराम तेरे ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे इसलिए मंत्री नहीं बना। तो चौधरी चांदराम ने कहा भाई ये तो समय बताएगा पंडित जी कि ग्रह नक्षत्र किसके सही है किसके गलत है। 13 दिन के बाद स्पीकर का चुनाव था, 13 विधायक गायब कर दिए चौधरी साहब ने और सरकार टूट गई। और सरकार जब टूटी तो पंडित भगवत दयाल शर्मा से कहा चौधरी चांदराम नहीं पता किसके ग्रह नक्षत्र सही है गलत है। ये लीडर तो आज आएंगे ऐसे नेता। चौधरी जगन्नाथ जिसा भी था, कितना काम करे ना करे, देखो हम तो उनके साथ थे, लेकिन उनके बारे में इतना सुनने को मिला। बंसीलाल की सरकार तोड़ी, देवीलाल की सरकार तोड़ी, भजनलाल की सरकार तोड़ी, ऐसे नेता आपके समाज में दबंग आदमी था।
मजबूत आदमी था, डरता नहीं था किसी से। लेकिन हम लोगों ने ऐसे नेताओं के बारे में पढ़ना ही छोड़ दिया। पढ़ना चाहिए सीखने के लिए, व्यवहार करने के लिए, राजनीतिक व्यवहार सीखने के लिए, लेकिन हम सीखना ही नहीं चाहते। वो डरता नहीं था किसी से। तो ऐसे दबंग नेता पैदा हुए जिन्होंने समाज को आगे बढ़ाया और अपनी काबिलियत दिखाई। आपके समाज का ये वर्ष चौथा से 40 साल पहले। तो इसलिए मैं आज इस मंच के माध्यम से आप लोगों से अनुरोध भी करता हूं, अपील करता हूं, सर झुका करके निवेदन करता हूं कि आपके बच्चे होनहार हैं, आपके बच्चे काबिल हैं, आपके जो युवा हैं वो कुछ अच्छा कर सकते हैं। बस आप उन पर भरोसा कर लो। उस भरोसे के लिए आपके बीच में आए। कुछ भी नहीं चाहिए आप लोगों से, बस भरोसा चाहिए, भरोसा। 4 साल आप 40 साल एक व्यवस्था को दिए, 4 साल अपने खून को दे दो, 4 साल आपके बच्चों को दे दो जो आपके बीच में पैदा हुए, आपके समाज के, आपके परिवार के हैं, आपके तबके के हैं, आपके प्रदेश के हैं। 4 साल दे दो। अगर 4 साल में हम नहीं दे पाए तो जिस तरह 40 साल हो रहे उनको देखते रहना। कुछ भी नहीं चाहिए और आप लोगों से सिर्फ ये कह दो भाई हमारा बेटा जिंदाबाद है की बात। 4 साल में अपने लिए काम करेंगे, हरियाणा में पैदा हुए नेचर सबके साथ चलेंगे अपनी बात। सिर्फ इतना कहना था, सिर्फ इतना बोल दो कि अब की बार हमारे छोरियों की सरकार बनेगी भाई। अब की बार हमारे छोरे सरकार में हिस्सेदारी करेंगे। एक एक वक्ता हमारे समाज में, एक बड़ी आदमी, उनकी एनर्जी नहीं ले पा रहे हम लोग, उनका अनुभव नहीं ले पा रहे हम, उनकी ताकत नहीं ले पा रहे हम, उनका सहयोग नहीं ले पा रहे हम, क्योंकि हम अपने पास अपना विकल्प नहीं है, इसलिए हम सहयोग नहीं ले पा रहे। जब हमें सहयोग मिलेगा, जब हमें ताकत मिलेगी तो विकल्प सत्ता में होगा। मैं कई लोगों से मिला भिवानी के अंदर। जब मैं इस प्रोग्राम को लेकर आया तो कम से कम 40-50 लोगों को लिस्टेड कराया था, 20-25 से मिल पाया। 8-10 लोग तो ऐसे मिले कि आप पहले व्यक्ति हो जो एक विचार लेकर के आए हो, जो एक विचार लेकर के आए हो। इस विचार का मैं समर्थन करता हूं। मेरे लायक कोई सेवा तो बता दिए, तन से, मन से, दर से, बंदूक से आपके साथ। बंदूकों का चल रहा है क्या? पैसा चंदन चला गया, तन और मन की जरूरत नहीं समझते। कदम मैं इसको ले आऊंगा, बेटा बड़ा नेता बन जाए, इतना डरे हैं। तो जो ये विकल्प है हमारा, जो 2 साल के बाद पैदा होगा, ये कोई एक नेता का नहीं है, ये समाज का विकल्प है, लोकतांत्रिक विकल्प है। ये परिवारवाद से नहीं चलेगा, ये भाई बंधु से नहीं चलेगा, ये समाज के हर उस व्यक्ति से चलेगा जो समाज का काबिल व्यक्ति होगा। हो सकता है मैं आने वाले 2-3 महीने के बाद, बड़ी बात नहीं कहता, जिस प्रकार से सरकार हमें टारगेट कर रही है, हो सकता है किसी मामले में मुझे अंदर भी कर दे। इसी मंच पर ऐसे साथी बैठे हैं जो इस कारवां को आगे ले जाते जाए। सारे चलाएं इकट्ठे, घबराने की जरूरत नहीं। आंदोलन को चलाने वाली टीम तैयार कर दी, क्योंकि सरकार जब करती है तो इस तरह की चीजें करती है। और समाज ताकतवर भी तभी बनता है जब उनको यह लगता है कि हमारे लिए कुर्बानी देने वाला आदमी आ। और ये कुर्बानी नहीं है, ये सत्ता प्राप्ति के संकेत होते हैं जब समाज के किसी नेता के साथ गलत होता है। ऐसा होगा, जरूर होगा, हम उसके लिए तैयार हैं, हमारी पूरी टीम उसके लिए तैयार है। बस आपने तो अपना मौन सहयोग दे दो, मौन स्वीकृति दे दो, खुलकर बताओ। वैसे बस आप ये साबित कर दो कि भाई हमारे लड़के जो करेंगे हमारे लड़कों के साथ। हाँ, बस भाषण नहीं, ये दर्द है भाई। लच्छेदार भाषण सुना के ताड़ियां बटोरना, आज के हालात बहुत खराब है। उन हालातों पे चर्चा सारी। बहुत लोग घरों में बैठे हैं, बड़ी बड़ी कोठरियों में बैठे हैं, हमारे समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति जिन्होंने सरकारें चलाई हैं, वो लोग भी हमें सहयोग देने के लिए तैयार बैठे, लेकिन विकल्प नहीं है। किसको दे, किसको बताएंगे कैसे क्या क्या करना है? कोई इस तरीके से तैयार ही नहीं हुआ कि जो ये खुराक है उनके पास कि हम इसको दे दें। खुराक लेने वाले लीडर ही नहीं पैदा किए हमने। तो हमारी कोशिश है कि हमारे उस व्यक्ति का सहयोग ले जो समाज को ऊपर उठाना चाहता है।
जो समाज को आगे बढ़ाना चाहता है। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम समाज को आगे बढ़ाएं। मंच पर ऐसे प्रबुद्ध व्यक्ति बैठे, मेरे सामने ऐसे मजबूत आदमी बैठे जो कुछ करना चाहते हैं, और ये ऐतिहासिक मीटिंग आज की ये खीर से हलवे तक जाएगी, और जो गलतियां पीछे हुई हैं वो गलती नहीं दोहराएंगे, हम गलती करके नहीं सीखेंगे। जिन लोगों ने गलतियां की हैं उनसे सीख के आगे बढ़ेंगे, हम गलती नहीं करेंगे कोई। हमारे जितने रिटायर्ड आईएएस हैं, आईपीएस हैं, जो घरों में बैठे हैं, जितने बड़े बड़े अधिकारी घरों में बैठे हैं, वो हमारा समाज की धरोहर है, वो हमारा समाज का एक प्रॉपर्टी है, हमारा मान सम्मान है। हम उन लोगों से उनके अनुभव साझा करेंगे, वो बताएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, उनका सहयोग लेंगे। वो बहुत मजबूत लोग हैं, अब उनका सहयोग केवल चंदे के लिए जाते हैं तो कैसे दे? तो हमने सबसे पहले चंदे की बीमारी पर कांटा मारा। मैं चंदा वाला समाज नहीं बनाना, सत्ता में हिस्सेदार समाज बनाना। चंदे के कारण हम सब कुछ खराब कर दिया। हमारा समाज भवन बनता है वहां चंदा, अंबेडकर भवन बनता वहां चंदा, मंदिर बनता वहां चंदा, जयंती आती महापुरुषों की वहां चंदा, भाई बीमार हो गया वहां मदद, कोई आदमी मांगने आ जाए समाज का वहां मदद, हमारा समाज का कहीं दलित उत्पीड़न हो जाता वहां हम इकट्ठा करके पैसा देते। इतने प्रकार से हमारा सहयोग होता है, फिर बचता ही क्या है? कुछ भी नहीं बचता। तो हम तंग नहीं करेंगे हमारे समाज को। हमारा समाज से तो हम तरीके से जो उनका एक्स्ट्रा खर्च है, जैसे बीड़ी का बताया कि भाई एक दिन बीड़ी छोड़ देंगे 10 करोड़ इकट्ठे, इन चीजों से ही आगे बढ़ती हैं चीजें। समाज को अच्छा लगता है, समाज को मोटिवेशन मिलते हैं इन चीजों से। आपकी कार्य प्रणाली बता देगी आप कहां तक जाओगे, आप कहां तक के मुसाफिर। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि आप लोग लगातार ये महसूस करोगे कि हमारा खून, हमारे बच्चे, हमारी नस्ल बहुत मजबूत पैदा करी है, और अब की बार 2029 में हमारी हिस्सेदारी तय करेगी। इस वादे के साथ हम घर से निकले। तो सम्मानित साथियों, जितने भी लोग मंच पर बैठे हैं, जितने मंच के सामने बैठे हैं, एक एक व्यक्ति हमारे लिए बेहद अमूल्य है, कीमती है, पूजनीय है। जो हमें सुनने के लिए आया, एक मजदूर के लड़के को सुनने के लिए आया, एक आम परिवारों के घरों को सुनने के लिए आया, केंद्रीय मंत्री आते हैं, पूर्व सांसद आते हैं, विधायक आते हैं, उनको सुनने के लिए लोग आते हैं। हम इस प्रकार से ही अपने आप को ये महसूस करके चले हैं कि जो आशीर्वाद आपने हमें दिया है, इस आशीर्वाद को ना खराब होने देंगे, ना बदनाम होने देंगे। और अगले जो अधिवेशन होंगे, हांसी के लोग बैठे हैं, हांसी में इतना शानदार प्रोग्राम किया, जितने हांसी शहर के प्रबुद्ध लोग आए थे, कोई घर ऐसा नहीं बचा था जहां से कोई प्रबुद्ध व्यक्ति नहीं आया। सबने आशीर्वाद दिया और बहुत शानदार कार्यक्रम हांसी के लोगों ने किया। अगला प्रोग्राम जींद में है, और जींद की धरती जितने भी लोग मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तक गए, बंसीलाल ने पार्टी बनाई, जींद में रैली करी, मुख्यमंत्री बने। दुष्यंत चौटाला ने पार्टी बनाई, जींद में रैली करी। जितने भी लोग पॉलिटिकल कोई अगर हरियाणा की, वो जींद है। अगला प्रोग्राम जींद में है। ये रैली नहीं है, ये भी एक अधिवेशन है। रैली तो 23 चले होंगे तब करेंगे, ये एक अधिवेशन है। जींद की धरती पे हम पैदा हुए, मेरा गांव नगुरा है, और जींद में हमारा प्रोग्राम है अगला। और उस प्रोग्राम में 1000 लोग होंगे, प्रबुद्ध लोग, प्रबुद्ध लोग तरीके से चलेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं, गलती की गुंजाइश जीरो, क्योंकि हम कोई फैसला नहीं लेते, हमारी कोर टीम होती है, वो फैसला लेती है। और जिनके घर में बड़े होते हैं वो घर कभी नहीं टूटता। तो हमारा प्रयास है, ये वादा करते हैं कि हमारे बड़ों के साथ हम चलेंगे, और हमारा समाज जाति नहीं, समाज जो सरकार से पीड़ित है, उसे किसी भी जाति का है, यहाँ तो समाज लिखा है समाज बचाओ, ये भी
गरीब, मजदूर, किसान, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, महिला, युवा, बेरोजगार, कर्मचारी और अधिकारी, छोटे दुकानदार, ये सारे समाज का पार्ट है। इन सबको मजबूती से अपने साथ लगाएंगे। मंच पे भी जाट समाज से बैठे हैं, बैकवर्ड समाज से बैठे हैं और मेरे सामने भी बैठे हैं बैकवर्ड समाज के मजबूत लोग बैठे हैं। हर समाज का प्रतिनिधित्व हो। एक जाति से सरकारें नहीं बनती, न एक जाति से आंदोलन चलते। ये तो सामूहिक प्रयास है और सामूहिक प्रयास सिरे चढ़ते हैं। तो हमारी कोशिश यह रहेगी कि जब 23वां अधिवेशन होगा और 23 अधिवेशन के बाद जो हम रैली करेंगे, उस रैली से हरियाणा को यह ताकत का एहसास करा देंगे कि अगली सरकार संविधान बचाने वालों की बनने जा रही है। हमारी पार्टी और किसी के हाथ में नहीं है, हम किसी पार्टी में नहीं है, ना किसी के इशारे पे काम करते, ना किसी का धन इस्तेमाल करते। हम अपने समाज के, अपने भाइयों के, अपने परिवार के लोगों को, अपने दोस्तों के बदौलत आगे बढ़ते हैं। क्योंकि साहब कांशीराम ने एक नारा दिया था, एक बात समझाई थी कि जहां से सहारा लोगे वहां से इशारा आएगा। इशारा यह आएगा कि बहुत चल लिया, बैठ जाए। ऐसा होता हमारे लोगों के साथ। जो लोग आए थे ना पीछे, जिन लोगों ने ऐसी चीजें चलाई कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो कहीं से सहारा लेके आए थे और जब उनको लगा कि भाई अब इसको बैठाने का समय आ गया तो बैठा दिया। तो हम किसी का सहारा नहीं लेंगे, पूंजीपतियों का, किसी सेठों का, किसी पार्टी का। हमारा समाज ही हमारा सहारा है। आप चिंता ना करें किसी प्रकार की। पूरा विश्वास दिलाते हैं आप लोगों को। हमें कोई खरीद नहीं सकता, हमें कोई बहका नहीं सकता। पढ़े लिखे लोग हैं, सारे प्रबुद्ध लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और पूरा का पूरा एक जो जिम्मेदारी के तहत जो हमारा एक दायित्व बनता है उस पर खरे उतरेंगे। मैं एक गांव में गया, हालांकि मैं कम जाता हूं इन अधिवेशनों को लेकर क्योंकि भीड़ नहीं बुलानी होती। गांव के लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, परिवार के लोग, रिश्तेदार लोग हैं, जानकार लोग हैं, फिर उतर पर जाओगे, गाड़ियां पर जाएंगे। हर गांव में उत्साह है, हर गांव में रिश्तेदार है। लेकिन मैंने कहा, वो बोले जी कितने लोग आए? मैंने कहा 4-5 लोग आ जाना, सिर्फ संदेश लेके आना कि करना क्या है। एनर्जी नहीं लगवानी, 600 रुपए की लेबर है, मजदूर आदमी का नुकसान मत करो। हमारा समाज ऐसे भी तोड़ दिया कि मजदूर आदमी की दिहाड़ी तोड़वा देते। बचाना है हर चीज से, स्मार्ट वर्क करेंगे। स्मार्ट वर्क से सरकार बनाई बीजेपी के लोगों ने, ऐसे ऐसे एजेंडे आपके बीच में भेजे, ऐसे ऐसे मुद्दे भेजे, आप भ्रमित हो गए। तो हमने हर चीज को समझ करके आगे बढ़ना है। और आपके माध्यम से एक बात कह के अपनी बात खत्म करूं कि एक समय में जंगल में शेर भी था और डायनासोर भी था। डायनासोर ने अपनी नस्लों से कहा कि आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, अकाल पड़े, आपने ये एरिया छोड़ कर नहीं जाना। आपके पूर्वज भी यही रहे, आपको भी यही रहना है, यही मरना है। और उसी समय शेर भी था। शेर ने अपनी नस्लों से कहा कि आंधी आएगी, तूफान आएगा, बारिश आएगी, बाढ़ आएगी, अकाल पड़ेगा। आप शेर जंगल के राजा हो, हमें अपना अस्तित्व बचाना है, जहां भूख मिटेगी वहां जाना है। तो कुछ समय के बाद ऐसी परिस्थिति आई, अकाल पड़ गया। तो डायनासोर के बच्चों ने तो जो अपने बुजुर्गों से नसीहत ली थी वो वहीं रहे और वेट करते रहे कि एक दिन बारिश होगी या जंगली जानवर मिलेंगे, यहीं खाना मिल जाएगा। लेकिन नहीं मिला और तरफ तरफ के उन्होंने दम तोड़ दिया, उनकी नस्ल मिट गई। और शेर था, शेर ने अपनी नस्लों से जो समझाया था, शेर के बच्चों ने एक एरिया में खाना नहीं था तो दूसरे एरिया में चले गए और अपने आप को जिंदा रखा और उनका अस्तित्व बचाया। और वो आज भी राजा है शेर। और डायनासोर आज म्यूजियम में छोटे छोटे टुकड़ों में, अवशेषों में रखा है, हाथ भी नहीं लगा सकते, उसको सटीक से छूना पड़ता है। तो इसलिए मैं कहता हूं हमें अपने समाज को जिंदा रखना है। जो कौम जिंदा रहती है, जो समाज जिंदा रहता है, उसका इतिहास जिंदा रहता है, तो इतिहास मिटा दिया जाता है। शेर बनना पड़ेगा, शेर। ये मत कहो कि मैं तो यहीं पैदा हुआ यहीं मरूंगा।
हो सकता है आप उससे बेहतर कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो, आने वाली पीढ़ियों को अच्छा संदेश दे सकते हो। परिवर्तन का समय पीड़ादायक हो सकता है, लेकिन परिवर्तन पीड़ादायक नहीं होता। बाबा साहब ने पार्टी बनाई आरपीआई, वो ये कह के नहीं मरे कि यही पार्टी तुम्हारा तकदीर लिखेगी। उसने ऐसी व्यवस्था देकर गए कि बार बार परिवर्तन करना है। हमारे गांव के लोगों को कहा कि गो टू सिटी, शहर में चले जाओ, छुआछूत नहीं है, काम मिलेगा। लोगों ने अपने गांव छोड़े, अपने दादा परदादा की बात को ये समझते हुए कि विकास नहीं है, परिवर्तन नहीं है, वो शहर में आए, और शहर में आए तो आगे बढ़े। परिवर्तन बुरा नहीं है। परिवर्तन किया जब बुरा था, वो समय बुरा था, दुख तकलीफ का था, इसलिए उनकी पार्टी का कोई नाम लेने वाला नहीं। नई चीज बनी, नया नेतृत्व आया, आगे बढ़े, ये समय की पुकार है। चीजें परिवर्तन होता रहता है, और परिवर्तन से समाज हमेशा आगे बढ़े। परिवर्तन बुरा नहीं है, परिवर्तन समाज के हित में हो तो बुरा नहीं है। बुरे होते तो साहब कांसीराम इस परिवर्तन को नहीं करते, वो नहीं करते। उन्होंने ये साबित करके दिखाया कि परिवर्तन बुरा नहीं है। तो इसलिए आपके माध्यम से आप लोग आए, आपकी चमकती आंखों की कसम, जो आप देख रही हैं, जो आपकी आंखों में ये चमक है कि हम सत्ता में होंगे, जो आप आज ये सोच रहे हो मेरे बारे में मुझे सुनकर, उस एहसास को, उसको वजन मान करके, उसकी कसम लेते हुए आप लोगों ने जो कीमती समय तो 3-4 घंटे का हमारे साथ बिताया, उस वक्त की कसम खाते हुए हमारी टीम आपका आशीर्वाद फतेह करेंगे। चाहे उसके लिए हमें जान की बाजी लगानी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि बहुत लोग आएंगे, बहुत सी चीजें, कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं मेरे पूजनीय हैं, मेरे लिए आदरणीय हैं, जो कहीं कहीं किसी व्यक्ति से जुड़े हैं। क्योंकि लंबा समय जब किसी से जुड़ जाता है तो प्रेम हो जाता है, और प्रेम के कारण वो छोड़ नहीं पाते। वो एक बेटा है, एक व्यक्ति को छोड़ नहीं पाते। किसी के 2 बेटे भी हो जाते तो दोनों से भी प्रेम करना पड़ता है। तो मैं उन लोगों से भी अपील करता हूं कि भाई एक बेटा आपका था तो दूसरा बेटा भी मान लो, दूसरे बेटे को उतना प्यार करना, वो आपके लिए काम करेगा। आपका नेता हो सकता है किसी पार्टी में हो, आपका अजीज हो, लेकिन हम भी आपके हैं। जहां आपको बेहतर लगे, अच्छा लगे, जहां आपको लगे कि ये चीज अच्छी बनने जा रही है, तो परिवर्तन करते हुए देर मत करना, क्योंकि वो भी आपका ही बेटा है जो उस परचम को लहराएगा जिसकी समाज को जरूरत है। तो ज्यादा अपनी बात ना कहते हुए इस आंदोलन को बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही सम्मानित, बहुत बुद्धिमान लोगों ने सुशोभित किया, अपना कीमती समय दिया। हमारे दिल्ली से आए रचोया जी, इनके चरणों में कोटि कोटि वंदन है। हमारे उमरा साहब, करण सिंह पुनिया जी, मेरे मार्गदर्शक, RS भाटिया जी बैठे, कलसन साहब बैठे हैं, हमारी आसी की टीम बैठी है, डॉक्टर बारूराम जी, विजेंद्र भाई जी, जगमोहन बोध जी, समुंदर सिंह जी, हमारे तमाम साथी, प्रदीप सिंधु भाई, हमारे साथी जोगिंदर कंवर जी झज्जर से, हमारे सीताराम जी, हमारे साथी देवेंद्र जी, बहन डॉक्टर सालनी जी, तमाम साथी, किसका नाम ले किसका छोड़े, हमारे भैया साहब, ये जितने भी लोग बैठे हैं आज इस चीज का गवाह है। आज इस चीज को साक्षी मान के कि हम लोग जल्दी ही 2, 4, 3, 5 महीने में आप लोगों को यह एहसास कराएंगे कि हमने जो कीमती समय दिया था, जो हम एक दिन के लिए उनको सुनने गए थे, उस आंदोलन में हिस्सेदार बने थे, आप लोग गौरव महसूस कराएंगे। ये हम शपथ लेकर के आज यहाँ से जाएंगे। और हमने हमारी पूरी टीम ने संगठन बनाने की एक व्यवस्था करी है। करीब 25 लोग इस प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, अकेला मैं नहीं कर रहा। आज हमारे बीच में श्री ओम प्रकाश बुआनीवाला जी बैठे हैं, GM रहे हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, विद्वान आदमी हैं, अब एडवोकेट हैं गुड़गांव में, स्टेट जोन प्रभारी की जिम्मेदारी इनकी रहेगी। आज से प्रदेश का नेतृत्व हमेशा ईमानदारी से काम किया, पढ़े लिखे हैं, गुणवान व्यक्ति हैं, और ये पूरी हर मीटिंग में आए हमारे पास, हर मीटिंग में सहयोग किया। विद्वान साथी हैं गुड़गांव में, इन्होंने अच्छा रसूख बनाया है, ईमानदारी से काम किया है। तो धीरे धीरे करके हम
करीब 500 सामाजिक नेताओं का निर्माण कर रहे हैं। और ऐसे सामाजिक नेता जो लोग समाज में ईमानदारी का जीवन जिया, किसी का गलत नहीं किया, किसी को ठगया नहीं, ऐसे लोगों को मंच पर बैठाने का हम काम करते हैं ताकि आपको किसी प्रकार की पीड़ा ना हो। जो साथी आगे बढ़ना चाहते हैं, तालमेल में चलना चाहते हैं, चुनावी व्यक्तित्व के लोग हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं भविष्य में या संगठन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों से भी मेरा निवेदन है वो भी हमसे संपर्क करें। आप जहां काम करना चाहते हैं, जिस पोजीशन पर काम करना चाहते हैं, ये कोई दुकान नहीं है कि मेरी मर्जी से बनेगा। अगर किसी व्यक्ति के अंदर क्षमता है, किसी व्यक्ति के अंदर प्रतिभा है, किसी युवा के अंदर प्रतिभा है, वो व्यक्ति हमारे साथ चले, हमसे बात करे, आगे बढ़ सकता है, नेतृत्व कर सकता है। क्योंकि ये आंदोलन है और ऐसा आंदोलन जो अपने लक्ष्य तक जाएगा। इस आंदोलन से भी मैं आप लोगों को यह विश्वास दिला के जाता हूं कि इस आंदोलन से भी मुख्यमंत्री तक निकलेगा, यह विश्वास दिला के आपको जाते। सारी चीजें होंगी, बस भरोसा रखना। साहब कांशीराम ने जब पहली बार टिकटें बांटी थी, पहली बार उन लोगों को यह कहा था भाई ये टिकट आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म तक ले जाएगी, ये विधानसभा तक नहीं ले जाएगी, ये आपको केवल प्लेटफॉर्म तक ले जाएगी। प्लेटफॉर्म के बाद दूसरी टिकट मिलेगी जो आपको लखनऊ ले जाएगी। और ऐसा ही हुआ। यह भी जिम्मेदारी आपको एक ऐसे मुकाम तक ले जाएगी जो आपका अगला मुकाम आप जो सोचते हो वहां तक ले जाएगा। बहुत से लोग हमारे साथ चलेंगे, बिछड़े भी गए, कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं पसंद आता। लेकिन बहुत ऐसी प्रतिभाएं जरूर निकलेंगी जिन्होंने खुद ने भी कुछ नहीं सोचा था कि मैं ये बन जाऊंगा, वो बनेंगे। मैं भी पहले जिस पार्टी में था खुद बन सकता था, 10-15 साल में खुद बन सकता था, विधायक बन सकता था, सांसद बन सकता था, 2 मुख्यमंत्रियों के साथ चेयर लगती थी, लेकिन मैं बन सकता था। अब हम बन सकते हैं, हम बनाएंगे, बनेंगे। पहले एक व्यक्ति बनता था, एक व्यक्ति बन सकता था, अब बहुत लोग बनेंगे, अनेक लोग बनेंगे। मेरे बाद कई साथी ऐसे हैं जो मेरे से ज्यादा समझदार, इंटेलिजेंट, जो इस आंदोलन को चलाते रहेंगे, जो आपके बच्चों की तरह हैं, जो आम परिवारों के एक ही कैडर है उनका। आज मैं बोल रहा हूं, कल वो बोलेंगे, मेरी गैरहाजिरी में वो बोलेंगे। हम चुनाव में देखते हैं, मैं चुनाव लड़के आया, 100 गाड़ियों के काफिले, 200 गाड़ियों के काफिले। वो ये बताना चाहते हैं आपको कि आपका लड़का नहीं नेता बन सकता, नेता बनने के लिए 100 गाड़ियां चाहिए। वो डरा रहे हैं, वो एहसास कराते हैं आपको कि आप अपने बच्चे को किसी ग्रुप डी में, HKRN में या नौकरी पेशे में भेज दो, आप नेता नहीं बन सकते। नेता बनने के लिए इतने सम्मान की जरूरत है। इस प्रकार से राजनीति बन गई। मैं कहता हूं 100 गाड़ियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, छोटी छोटी गाड़ियों वाले नेता विधानसभा में पहुंचेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूं। तो इस प्रकार से समाज का मनोबल बढ़ेगा। समाज के आज लोग विश्वास करना छोड़ रहे हैं। इस मीटिंग के बाद हो सकता है 2-4 दिन तो ये लगे, क्योंकि कोई भी विचार आता है, कोई भी नया व्यक्ति आता है, कोई विचारधारा आती है, वो चार स्टेज से गुजरती है। पहला इग्नोर, छोड़ो ने। अब भी आमी वाणी में काफी लोगों ने कहा होगा भाई छोड़ो, कोई बात नहीं है, नई चीज है, 2-4 दिन में खत्म हो जाएगी। आता है ऐसा, बहुत से लोग इग्नोर करते हैं नए विचार को, नए व्यक्ति को, नए आंदोलन को। लेकिन जब लगता है यार ये तो 4-5 प्रोग्राम कर गए, ये तो सही चल रहे हैं, मेरा रिश्तेदार भी इनके प्रोग्राम में गया, वो व्यक्ति भी इनके प्रोग्राम में गया, फिर मजाक उड़ाते हैं। दूसरा है मजाक, पहला है इग्नोर, दूसरा मजाक। कुछ नहीं है, 4-5 मीटिंग के बाद खत्म हो जाएगी कहानी। बहुत आए और चले गए, मजाक चलेगा काफी देर तक, काफी दिनों तक। लेकिन लगातार ये प्रयास जारी रहेगा, अधिवेशन जारी रहेंगे, प्रबुद्ध लोगों के सम्मेलन जारी रहेंगे। आज 8वां सम्मेलन है, अब मजाक बंद हो गया, अब तीसरी चीज क्या शुरू हो जाएगी? बदनामी और बुराई। कुछ नहीं है, कांग्रेस का एजेंट है तो, ये तो बीजेपी का एजेंट है, ये तो फला आदमी ने पैसा दिया है, ये तो उसका आदमी है, ये तो कांग्रेस ने छोड़ा, ये तो उसका एजेंट है। अब बुराई शुरू हो जाएगी, बदनामी शुरू हो जाएगी, अपमान शुरू हो जाएगा, मंच पर थप्पाई कराएंगे, आप लोगों के बीच में गलता नहीं बिठा देंगे कि मीटिंग खराब कर दो, आगे मत बढ़ने दो, मीडिया भेज दो कि
उनका काम नहीं चला, मजाक से काम नहीं चला। फिर ये तीसरा नंबर आता है बुराई और बदनामी। कहते हैं ना, आप जिसका मुकाबला नहीं कर सकते आप उसकी बुराई शुरू कर देते हैं लोग। फिर बुराई और बदनामी चलेगी हमारी। मंच के माध्यम से कहता हूं, हर जगह मेरी बात जा रही है, तो इसलिए अफवाह उड़ाई जाएंगी, ये व्यक्ति तो फला है, ये व्यक्ति तो ये है, वो है, पता नहीं तरह तरह की चीजें आएंगी आपके सामने, और आप लोग बिना सोचे समझे, आप तो प्रबुद्ध लोग हो, इसलिए मैं प्रबुद्ध सम्मेलन करता हूं, प्रबुद्ध लोगों के चरणों में अपनी बात कहता हूं, उनकी उपस्थिति में अपनी बात कहता हूं। भीड़ के बीच में अपनी बात कहूंगा तो भीड़ फिर अफवाहों को मान लेती है, और अफवाहों को मान करके अपने नेता को खो देती है। तो आप इस अधिवेशन के बाद बदनामी और बुराई शुरू हो जाएगी, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक सत्य आपके सामने ना जाए, जब तक फैक्ट आपके सामने ना आए, भरोसा मत करना। ऐसे ही हमारे नेताओं का एनकाउंटर किया, और जब 15 अधिवेशन हो जाएंगे, 16 अधिवेशन हो जाएंगे, 16 कार्यक्रमों के बाद बुराई और बदनामी और अफवाह फैलाने वाले लोग ये कहेंगे भाई अब बस करो रहे हो, कौन खुदा भाई ये तो नहीं चलेगा। फिर स्वीकृति मिलती है, फिर स्वीकृति मिलती है कि ना भाई कुछ भी हो, नेता तो हुए, रुकया नहीं है, नजरअंदाज करने से नहीं रुकया, मजाक करने से नहीं रुकया, अपमान करने से नहीं रुकया, बुराई बदनामी करने से नहीं रुकया। भाई तो स्वीकृति दे दो इसको, अब तो जो ये करेगा थोड़ा थोड़ा सहयोग कर दो, कोई बात नहीं, अपना तो है। फिर ये कहना शुरू कर देते हैं सहता अपनाए, फिर वही लोग आने शुरू कर देते हैं, और जो लोग बुराई फैलाते हैं ना, बदनामी करते हैं, वो लोग फिर मंच बोलते हैं, और जिनको बताते हैं वो सामने होते हैं। तो इसलिए समाज के एक एक प्रबुद्ध व्यक्ति से मेरा निवेदन है, गौतम बुद्ध ने भी कहा था, संत रविदास जी ने तो बहुत बड़ी बात कही थी कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन, छोटा बड़ा सब बसे रविदास रहे पसंद। राजपाट की बात 649 साल पहले शुरू हुई थी, और आज हम इस दौर में आ गए। इस गुरु घर में कसम खा के जाते हैं, हमारी जो भी सफलता रहेगी, छोटी बड़ी जो भी अचीवमेंट रहेगी, वो गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में समर्पित करेंगे, और हम जरूर कामयाब होंगे, क्योंकि हम नेक नियत से लगे, हम हिडन एजेंडा नहीं लेके चले। साफ बात करते हैं, 2 साल ये चलेगा, 2 साल अगला चलेगा, कोई आदमी कंफ्यूजन में नहीं रहता। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि 2 साल तो ये चलाओ, बताओ मत, किसी को राजनीति करेंगे। मैंने कहा ये तो धोखा समाज के साथ, फिर अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे लोग, अपना बेटर नहीं दे पाएंगे लोग। पहले एजेंडा क्लियर करो भाई, मैं तो ये हूं ब्लैक एंड व्हाइट, 2 ही रंग हैं, 2 साल ये रंग, 2 साल के बाद ये रंग। फिर लोग धोखे में नहीं रहते, और अपनी दिशा और दशा तय कर लेते हैं, अपना स्थान तय कर लेते हैं, अपनी प्रेजेंस तय कर लेते हैं कि मुझे किस प्रकार सहयोग करना। तो इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है, स्पष्ट एजेंडा है। मैं तो जिससे मिलता हूं उससे यही कहता हूं, साथ दो ना दो, प्रपोजल ये है, धोखे में नहीं बुलाना मंच पे, धोखे में नहीं बुलाना मेरे सामने, ये कह के बुलाते हैं। एक भी व्यक्ति को उठा ले जिससे मैंने बात करी कि 2 साल ये चलाएंगे, कोई किसी प्रकार का धोखा गुमराह नहीं करते, स्पष्ट बताते हैं। हो सकता है ये 300 लोग बैठे, 300 लोगों में तो अगर 40, 50, 100 लोग, मैं तो कहता हूं 100%, 100 लोग भी इस बात को अपने चिंतन में डाल देंगे, वो 100 लोग 10,000, 1 लाख लोगों तक अपनी बात पहुंचा देंगे, और कार्रवाई से बढ़ता जाता है। तो जिस प्रकार पड़ोसी राज्य ने अपनी तकदीर बदली, हरियाणा के लोगों से भी विनती करता हूं, अपने बच्चों पे, अपने युवाओं पे, हरियाणा की मातृशक्ति की कोख से पैदा हुए आपके बच्चे, उन पे एक भरोसा कर लो, और इस भरोसे के साथ साथ विश्वास और सहयोग कर दो, आशीर्वाद दे दो, मार्गदर्शन दे दो। जहां जहां भी आपके संबंध हैं, अपनी बात कहते चलो, कोई खोने को कुछ नहीं है, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है खोने के लिए। आज भी हाशिए पे हैं, कोई नई चीज बनेगी, और वो ऐसी चीज बनेगी, हो सकता है आप भी ये सोचे अरे तो गजब हो गया, मैं तो सोचा नहीं था कि ये चीज बन जाएगी, ऐसी चीज बनेगी। पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों से संपर्क है, हर व्यक्ति तक हमारी पहुंच है। कोशिश यही रहती है कि हर व्यक्ति तक, हमारा समाज का जो गरीब है, पीड़ित है, शोषित है, कैसा व्यक्ति है, और सारा समाज हमारे
जितने भी साथी वक्तव्य देते हैं, किसी के भी वक्तव्य में हमारी कोशिश रहती है हमारे महापुरुषों का सम्मान, सभी जातियों का सम्मान, लेकिन सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना हमारा एजेंडा है। तो इसलिए ज्यादा अपनी बात ना कहते हुए, करीब 3 बजे का समय हो गया और हमारे साथियों ने, भिवानी के साथियों ने ऊपर लंच की व्यवस्था करी है आपके लिए। तो मैं ज्यादा बात न कहते, इस आशा और उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ, आपके चमकते हुए चेहरों विनती करते हुए, आपके आशीर्वाद से ये अरदास करता हूं, ये अपील करता हूं कि आपके बच्चों पे, आपके बेटों पे, आपके खून पे, आपकी नस्लों पे 4 साल भरोसा कर लो, आपको निराश नहीं करेंगे। इस बात के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। आप लोगों ने मेरी बात सुनी। मंच पर बैठे हुए एक साथी को धन्यवाद करता हूं। मेरे सामने बैठे सभी लोगों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संत रविदास, जय सर्व समाज, जय भाईचारा। सभी समाज